अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने जो पढ़ा है अपने लास्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ को देखा, लेंस लॉ को देखा, फिर हमने देखा इंडक्टर्स उसकी टाइप्स को देखा हमने। और हमने ये देखा कि जो है इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस सॉलोनॉइड की क्या होती है, लेंथ पर यूनिट लेंथ उसकी क्या होती है। इसके अलावा हमने एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कैसे स्टोर होती है, और हमने एनर्जी डेंसिटी देखी मैग्नेटिक फील्ड में उसकी क्या होती है। अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन क्वांटिटेटिव। उसका एक क्वालिटेटिव भी है, अभी हम इसको क्वांटिटेटिव वाला कर रहे हैं। तो वी आर स्टार्टिंग वी नाउ ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ एलसी सर्किट। जो कि हम जो है यहाँ पर इंडक्टेंस एलसी सर्किट से मुराद है कि आपके पास एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हो। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी यूज इज इन एलसी सर्किट। यानी आपके पास अब एलसी सर्किट है तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे जिसमें आपके पास टोटल एनर्जी आपके पास उसकी क्या होगी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास जो है वो असल में क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों का सम अप होगी टोटल एनर्जी। क्योंकि हमारे पास सर्किट में एलसी सर्किट में क्या मौजूद है, इंडक्टर और कैपेसिटर मौजूद है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी होती है, और मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 एल आई स्क्वायर। क्यू आपके पास चार्ज, सी आपके पास कैपेसिटर की कैपेसिटर, और एल आपके पास इंडक्टेंस है, आई आपके पास करंट का स्क्वायर है। ये क्वेश्चन 1 आ गया हमारे पास। बोथ एनर्जी आर पार्टली फिल्ड इफ रेजिस्टेंस इज जीरो। अगर आपके पास सर्किट आपके पास क्या है, एलसी सर्किट है। अगर ऐसे सर्किट में अगर आपके पास रेजिस्टेंस ना मौजूद हो, रेजिस्टेंस जीरो हो, तो बोथ एनर्जीज आपके पास क्या होंगी, पार्टली फिल्ड होंगी। देन एनर्जी इज डेसिपेटेड एंड कांस्टेंट विद टाइम। यानी एनर्जी जो है डेसिपेट होगी और टाइम के हिसाब से क्या होगी, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है आपके पास जैसे जैसे एनर्जी आपके पास कांस्टेंट होगी टाइम गुजरने के साथ साथ, तो आई और क्यू जो है वो वेरी करेगा। फिर हमने क्या किया, अब हमने ये बात देखी कि आपके पास जो है अगर रेजिस्टेंस जीरो है सर्किट में और एनर्जी दोनों पार्टली फिल्ड हैं, तो एनर्जी जो है हमारे पास डेसिपेट हो रही है, और एक टाइम को जब गुजरता जाएगा टाइम के साथ साथ वो क्या होगी, कांस्टेंट होती जाएगी। और जब वो कांस्टेंट होगी तो हमारे पास करंट और चार्ज में वेरिएशन आएंगे। ठीक है, तो ये वेरिएशन की जब हमने बात की है तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन 1 है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, u हमारे पास बराबर है सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया हमने, जो है इसका डिफरेंशियल ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, इसलिए हम इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे। डी अपॉन डी टी हाफ एल आई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। जब हमने डिफरेंशियल लिया तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आई होगा, ये हो जाएगा एल आई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, यानी 2 - 1। और 2 से जब यहाँ 2 आएगा आपके पास, जब यहाँ आपके पास 2 आएगा डिफरेंशियल में, जब यहाँ आपके पास 2 आएगा डिफरेंशियल में, जब यहाँ आपके पास 2 आएगा डिफरेंशियल में, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा जब आप डिफरेंशियल लेंगे क्यू के हिसाब से, तो क्यू सिर्फ जस्ट बचेगा, और एक आपके पास क्या आएगा, एक आपके पास 2 आएगा, और 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, और सी कांस्टेंट है, नीचे कैपेसिटेंस है, और एक डिफरेंशियल इसका ये आ जाएगा। आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम ये आपके पास जो है डिफरेंशियल लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 आई। अब आगे हम देखते हैं क्या हो रहा है। if I is equals to dq upon dt, the current आपके पास डिफरेंशियल dq upon dt होता है, तो di अगर हम I का ही डिफरेंशिएट ले लें तो क्या होगा, I का डिफरेंशिएट असल में इसका डबल डिफरेंशिएट होगा। ये देखिए आप। फिर अब इस वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास आई थी उसमें हम पुट कर देंगे। जब हम ये चीजें वहां पर पुट करेंगे तो वहां पर कुछ चीजें हमने क्या किया है, ये जो इंडक्टेंस है यहाँ पर, इस इंडक्टेंस को जो है हमने कॉमन ले लिया है। कॉमन ले जाके, या हम ये कह सकते हैं कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में एल आ जाएगा, और एल को जब इक्वल्स टू की उस साइड पे ले जाएंगे तो ये चीज आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। then equals to 0 if equation of motion d। अच्छा, अब आपके पास ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। इफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम जो है इसको देखकर हमें कोई चीज याद आ रही है कि ये हमारे पास किस चीज से रिजेम्बलेंस रखती है, और वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। और वो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी किसकी है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी डी स्क्वायर, ये सेकंड डिफरेंशियल है, प्लस के एम अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, थोड़ा सा रिकॉल करें अपने फर्स्ट ईयर्स की जो हमारे चैप्टर थे रिजन डेबिटालिटी में, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के उसमें थोड़ा सा जाएं, याद करें हमारे यहाँ पर केसेस थे, एक केस था स्प्रिंग वाला, जिसमें हम मास को स्ट्रेच करते थे और जब खोलते थे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के क्या थे, ऑपोजिट आ रहे थे, तो वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती, और वो रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या थी, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इसी तरीके से हमने ये देखा, लेकिन हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो बराबर कहता है कि फोर्स बराबर है m इंटू ए के। ये के आपके पास क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, x आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, dv अपॉन dt, और वेलोसिटी जो है असल में डिफरेंशियल किसका है, डिस्प्लेसमेंट का, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, डबल डिफरेंशिएटेड होगा डिस्प्लेसमेंट का। अगर आप ये देखें, मास फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, तो m इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, जब कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ यहाँ माइनस आ रही है, यहाँ के प्लस हो जाएगी, और ये चीज़ आपकी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया है, m को जो है कॉमन लिया, या मैं m से पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, डिवाइड करवा दिया, जब डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ से m को डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ से यहाँ m कैंसिल हो जाएगा, और एक m यहाँ आ जाएगा, जो कि आपको इक्वेशन में दिख रहा है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन xm, अब यहीं से हम इसी इक्वेशन से हमारे पास जो है इसका एम्पलीट्यूड भी आता है, एम्पलीट्यूड कहता है कि वो क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास xm है, x बराबर है xm cos ओमेगा t। हम डील करे हैं मास स्प्रिंग सिस्टम में, स्प्रिंग कॉस सिस्टम में, और वहां पर हमारे पास साइन और कोसाइंस के फंक्शंस अप्लाई होते हैं। फाई क्या है, असल में आर्बिट्रेरी फेज कांस्टेंट है, तो अब हमने जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने ऐसे लिखा है, तो अब हम Q को भी कुछ एज इट इज लिख सकते हैं, देखते हैं हम कैसे लिखेंगे भाई। हमारे पास जो है मैक्सिमम चार्ज क्या आया, Q इक्वल्स टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ओमेगा क्या है आपके पास, ये जो ओमेगा है ये सर में क्या आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास आई थी, हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, dq अपॉन dt। अब dq अपॉन dt आपके पास क्या होता है, करंट होता है, q कहाँ से आया, यहाँ से आया, हमने इसका डिफरेंशियल ले लिया, cos ओमेगा t, cos थीटा का अगर हम डिफरेंशियल लेंगे तो होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया आपके पास, और यहाँ पर हमारे पास ये दो हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास माइनस जो है वो कॉन्स्टेंट ओमेगा बाहर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर हमने इसी का जो है डबल डिफरेंशियल लिया, जब डबल डिफरेंशियल लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसी का लिया हमने डिफरेंशियल, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गई, क्यू एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और एक और क्यू ओमेगा बाहर आएगा तो इस मल्टीप्लाई होकर आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्यू की ये वाली वैल्यू और डी स्क्वायर जो डबल डिफरेंशियल हमने ये लिया है, इसको उठा के हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। जब यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी क्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे कि हमारे पास ये जो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पुट करेंगे। अगर आप देखिए डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी स्क्वायर किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1 अपॉन एल सी, और Q की जगह हमने Q की ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ये असल में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये वाली वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 7 और ये वाली वैल्यू जो Q की है इसको हमने पुट किया है। फिर क्या किया, हमने पुट किया तो हमने फिर क्या किया, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय L वी हैव। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी क्वेश्चन को हम L से मल्टीप्लाई करें, जब हम L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L यहाँ आ जाएगा, और जब L यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये L आपके पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये L और ये L आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन सी क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ जो है सेम दिख रही है, क्यू एम कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, हम क्या करेंगे, इसके कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5, देन इक्वेशन बिकम्स, तो हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये कॉमन बाहर आ गया, और ब्रैकेट में क्या बच गया, माइनस एल ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 9 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू एम कॉस ओमेगा टी को हमें
प्लस 5 हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। इसका आसान तरीका है, या तो हम इसको इस पूरी क्वेश्चन को इसी चीज़ से क्या करें, डिवाइड करते हैं, या फिर हम ये करें इस पूरी चीज़ को उठाकर जीरो के इक्वल्स टू के इस साइड पे ले आए। जब इक्वल्स टू के इस साइड पे ले आएंगे, जीरो से डिवाइड होगा तो ये ऑलरेडी पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने जो है इस क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 को खत्म करने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को हमने इससे डिवाइड दे दिया। जब हमने डिवाइड दिया, ये कैंसिल हो गई और यहाँ पर भी डिवीजन होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो असल में हमारे पास फाइनली क्वेश्चन बची क्या, माइनस एल ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/c इज इक्वल्स टू जीरो। और एल फिर हमने 1/c जो है हमारे पास यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, एल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c। ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा, एल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट हमारे पास w आ जाएगा अंडर रूट 1/LC, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये आपके पास इसकी डायग्राम है साइन और कॉस की फॉर्म में। अगर आप ये देखिए, यहाँ से जो ये चीज़ जो शुरू हो रही है, ये चीज़ शो कर रही है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो यहाँ से पॉइंट से जो मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब है आपके पास किसकी है, जब आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपके पास जीरो होगी तो आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। और जब ये देखिए टाइम के हिसाब से ये चल रहा है, ये देखिए ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है T/2 और ये फुल T। ये ऑल्सो इक्वेशन नंबर 10 ओमेगा कहता है कि ओमेगा बराबर है 2 पाई म्यू। ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और म्यू हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड का आपके पास क्या है, इनवर्स है। तो 2 पाई म्यू, म्यू आपके पास बराबर होता है 1/t के। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/√LC के, ये भी इसी साइड पे। अब क्या है आपके पास, अब हम अगर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे इसकी, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 5 एट t इज इक्वल्स टू 0। अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 5 में t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो क्या होगा, देन q इज इक्वल्स टू qm, व्हाट इट विल बिकम एट 90, 180, 270। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि असल में आपके पास q क्या है, q आपके पास qm है। इक्वेशन नंबर 5 हमारी क्या कह रही है, इक्वेशन नंबर 5 आपके पास ये, ठीक है। अगर हम इसमें पुट कर दें तो आपके पास q इज इक्वल्स टू qm आ जाएगा। और फिर बाकी 90, 180 और 270 के लिए आपके पास क्या होगा, द एनर्जी इन LC सर्किट, इक्वेशन नंबर 5 आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास दोनों एनर्जी को समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहती है वो बराबर है 1/2 q² c के। q की वैल्यू हमें गिवन है, q की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, qm। अब यहाँ qm cos ओमेगा t, हमारे पास जो q की जो वैल्यू थी qm cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर q स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर q इसका पूरे का हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और फिर हम जो है मैग्नेटिक एनर्जी को देखेंगे, यहाँ पर आई स्क्वायर है, हमने जो है इसी चीज़ का अगर हम डबल डिफरेंशियल ले रहे, इसका डिफरेंशियल ले लें तो ये हमारे पास ये आ जाएगी जो कि हमने निकाली थी। फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को अब हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 10 फॉर ओमेगा। हमारे पास इक्वेशन 10 हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू जो आई थी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/LC। इस चीज़ को उठा के हम पुट करेंगे अपने पास इक्वेशन नंबर 10, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फॉर ओमेगा, देन आपके पास जो मैग्नेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन आई है, ये जो ओमेगा है, इसकी जगह हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास, तो इक्वेशन सॉल्व हो गया हमारे पास, आखिर में ये आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 13 हो गई। अब आपके पास कुछ सब्स्टिट्यूशन है कि मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ यू ई एंड यू बी, अगर अच्छा मैक्सिमम वैल्यूज जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की और मैग्नेटिक एनर्जी की सेम होती है। और कब सेम होती है, q² m/2c। आपने ये देखा, ये कैसे, ये देखिए, ये मैग्नेटिक एनर्जी और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का नेचर, यानी इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 10 दोनों ही सेम है। जब आपके पास दोनों मैक्सिमम है तो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। और अगर आपके पास देयर सम यू ई प्लस यू बी, देयर सम की बात करें तो उसका सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो दोनों ही सेम रहती हैं, और जब हम सम की बात करते हैं तो वो ये वाली कांस्टेंट रहती है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी मैक्सिमम हो जाए, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी जीरो हो जाएगी।
और अगर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी मैक्सिमम है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। UE and UV reach their maximum value twice during each second। यानी ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है आप ये कह रहा है कि आपके पास हर ईच साइकिल पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू के हमेशा क्या होगी, ट्वाइस होगी। तो ये इसकी कुछ सब्सक्रिप्शन थी जो हमें बतानी ज़रूरी थी। ये चीज़ हमारी यही एंड होती है। इंशाल्लाह फिर हम नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को